इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं 2 टॉपिक सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग दोनों अपलोड कर चुका हूँ। ये अपना जो है तीसरा जो टॉपिक है रीट का। तो इस टॉपिक में अपन बात करेंगे पौधे के विभिन्न भागों के बारे में। उसके बाद अगले पार्ट में बात करेंगे जो पौधे के पादप जिस प्रकार से भोजन बनाते हैं, किस प्रकार से उनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। ये सारी पादपों में पोषण आदि टॉपिक्स के जितने भी टॉपिक हैं रीट में 2-3 टॉपिक हैं पौधों से संबंधित 3-4 वीडियोज़ में पूरे हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं पौधे के विभिन्न भागों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। अब देखो पौधे के विभिन्न भाग, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहला है जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं, और उन्होंने पुस्तक लिखी हिस्टोरिका एनिमेलियम। हिस्टोरिका एनिमेलियम जो पुस्तक है वो किसने लिखी दोस्तों? अरस्तु ने लिखी है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान जो अभी विज्ञान अपन पढ़ रहे हैं वो वनस्पति विज्ञान का ही एक भाग है। वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रैक्टस, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? थियोफ्रैक्टस ने। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 5 जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चंस आ ही जाता है। तीसरा पॉइंट अपना सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया? तो सर्वप्रथम जो जीवधारी हैं उनका जो वर्गीकरण किया वो जॉन रे के द्वारा किया गया था। जॉन रे इसका सही जवाब होगा। आगे है 5 जगत प्रणाली के प्रतिपादक। काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि 5 जगत प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं R.H. हट्टेकर। फिर है वर्गीकी का पितामह यानी कि जनक। वर्गीकी का पितामह या जनक किसको कहा जाता है? तो वो है दोस्तों कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। छठा है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई? तो यह द्विनाम पद्धति जो दी गई है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई है, और इसमें जो है वो जो भी वनस्पति जीव जंतु हैं उनको विज्ञान की भाषा में कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे मनुष्य को दिया गया है होमो सेपियंस, आम को दिया गया है मेंजिफेरा इंडिका। तो इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। मनुष्य और आम का आप ध्यान में रखिएगा। मनुष्य को होमो सेपियंस कहा गया और आम को मेंजिफेरा इंडिका कहा गया। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पादपों से संबंधित। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपन जो पौधे हैं, पौधे के विभिन्न भाग हैं उनके बारे में। तो ये एक पौधे का चित्र है आपको दिखाई दे रहा है। उसमें सबसे पहला भाग अपना है जड़, रूट जिसको बोलते हैं। तो रूट यानी कि जड़ ये पौधे के निचले भाग में ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, सभी को पता है। फिर होता है तना, उसके बाद इसके फल वगैरह आ जाते हैं, पत्ती आती है और पुष्प आते हैं। यानी कि टोटल पौधे के 5 भाग हो गए। टोटल पौधे के 5 भाग होते हैं। उसमें एक होता है जड़, एक होता है तना, एक होता है फल, एक होता है पत्ती और एक होता है पुष्प। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में अपने को आज के वीडियो में पढ़ना है। तो पहला अपन भाग लेते हैं दोस्तों जड़। जड़ जो है वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रूट। ठीक है। तो ये देखिए आप जड़, ये होती हैं जड़ जो ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब पहली बात पढ़ते हैं जड़ में इम्पोर्टेंट क्या, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वही मैं आपको यहाँ बताऊँगा। ये नहीं कि आपको फालतू की बातें यहाँ बताई जाएँ। बिल्कुल जो महत्वपूर्ण बातें हैं एग्ज़ाम्स में आती हैं वही आपको बताई जाएंगी, उससे ज़्यादा या कम नहीं बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों। पहला अपना पॉइंट है, टू द पॉइंट बात करेंगे। पहला पॉइंट है जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। भूमि से जल और खनिज लवण का जो अवशोषण का जो कार्य होता है वो जड़ के द्वारा ही होता है। दूसरा है भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है। यहाँ बिल्कुल सही बात है। जल एवं खनिज लवण को ये भूमि से लेती हैं और अपने अंदर सोख लेती हैं, उसका संग्रह कर लेती हैं। तीसरी बात, पौधे को भूमि पर खड़ा रखने में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही बात है। पेड़ जो है उसकी जड़ अगर काट दो आप तो वो गिर जाएगा, बिल्कुल 100% गिर जाएगा। इसके लिए ये कहा जा सकता है कि जो जड़ होती है वो पौधे को खड़ा रखती है। बिल्कुल सही बात है। सामान्य जड़ 2 प्रकार की होती है। सामान्यतः जड़ कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स?
दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मूसला जड़ और एक होती है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ होती है आम, नीम आदि की, और अपस्थानिक जड़ होती है गेहूँ, बाजरा आदि की। अब होती क्या है अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़? मूसला जड़ जो है वो ये रही दोस्तों, यानी कि बिल्कुल एक जड़ जो है वो पौधे के तने के समान नीचे सीधी जाएगी और उससे अलग अलग जड़ें निकलती हैं, वो तो होती है दोस्तों मूसला जड़। और एक जड़ इस प्रकार की होती है जिसमें मूल जड़ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, मूल जड़ नहीं रहती, और बहुत सारे रेशे जो हैं, मूल जड़ तो थोड़े दिनों में ही ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है वो झुंड के रूप में जड़ें ऐसे इस प्रकार से जड़ें फैलती जाती हैं अपने आप। तो ये जो जड़ हैं जैसे गेहूँ और बाजरे की अपन देखते हैं, जिनको देसी भाषा में झुंडी भी बोलते हैं, तो वो जो जड़ हैं वो अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। वो है पौधे के भूमिगत भाग को मूल तंत्र या अवरोही भाग कहते हैं। जो भूमि के अंदर का भाग होता है यानी कि जो जड़ होती है उनको क्या बोलते हैं? मूल तंत्र या अवरोही भाग बोला जाता है। मूल तंत्र यानी मूल यानी जड़, इसलिए मूल तंत्र बोला जाता है। और ये मूल मंत्र लिखा गया है, इसको मूल तंत्र समझिएगा दोस्तों, मूल तंत्र बोला जाता है। और इसको अवरोही भाग भी कहते हैं, अंदर वाला भाग। दूसरा है पौधे के बाहरी भाग को, यानी कि तने से लेकर के फूल, पत्ती, फल सारे जो हैं वो उनको बोलते हैं आरोही या पररोह भाग। आरोही यानी बाहर की तरफ, पररोह भाग यानी ऊपरी भाग जो होता है उसको क्या बोला जाता है? आरोही या पररोह भाग बोला जाता है। तो ये थी दोस्तों रूट या जड़ के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसके अलावा ढेर सारी रूट्स के बारे में हैं बातें, लेकिन अपने काम की जो थी वो अपन ने यहाँ देख ली। अब बात करते हैं दोस्तों तने के बारे में। तना जो है उसको स्टेम भी बोलते हैं, STEM। और तना जो है वो क्या क्या काम करता है, किस प्रकार से ये पौधे में सहायक होता है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहली जो अपनी बात है मेन इम्पोर्टेंट वो है जड़ों से अवशोषित खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना तथा पत्तियों में निर्मित भोजन का संचय करना तने का काम है। तना जो होता है, तना उसमें नीचे जड़ होती हैं, तो जड़ जो खनिज लवण जो भोजन पदार्थ अवशोषित करती हैं वो तने के माध्यम से होते हुए ही कहाँ जाती हैं? वो तने के माध्यम से होती हुई पत्तियों तक जाती हैं, और पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो तने में आकर के संग्रहित होता है। तो ये सारी चीज़ें तने के काम हैं। दूसरा है हरे तने में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, जैसे शतावरी का पौधा। जो शतावरी का पौधा होता है उसका तना क्या होता है? हरा होता है। तो हरा होता है तो प्रकाश जो क्लोरोफिल वर्णक उसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक से क्या होता है कि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा तना भी भोजन का निर्माण कर देता है। तो जो जिन पादपों का जो तना है वो हरा हो वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं भी करता है, तना भी भोजन का निर्माण करता है। बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उपयुक्त वर्णक जो होता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ऐसा कर पाता है। जैसे शतावरी का पौधा है, इसका एग्जाम्पल है। अगला अपना जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रह कर उसे अनुकूलित करना, जैसे थूर। यानी कि मरुस्थल में पौधे जो पाए जाते हैं उनमें जो है तने का क्या काम है? जल को संग्रहित रखता है, जल को इकट्ठा करके रखता है। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें जो तना होता है उनका वो जल को इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे थूर का एक पौधा होता है, उसमें तने में पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है पौधे के द्वारा, और वो धीरे धीरे उसमें जो भोजन बनाने के काम में लिया जाता है। फिर अगला अपना पॉइंट है ये यहाँ गलती से लिखा गया है दोस्तों, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका मैं आपको बता ज़रूर दूंगा कि यहाँ क्या आना चाहिए था, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक की समस्या है। हाँ, ये देखिए का एक ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, जैसे गुलाब चमेली। तो इसमें एक चीज़ है कायिक जनन, जो है कायिक जनन,
कायिक जनन के काम में भी आते हैं तने, कायिक जनन के काम में आते हैं। और कायिक जनन दोस्तों तने के द्वारा होता है और वो होता है गुलाब और चमेली के अंदर। गुलाब और चमेली में जो तना होता है वो कायिक जनन के काम में आता है। तो जनन, कायिक जनन वगैरह क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। जब पौधों में जनन अपन पढ़ेंगे तो उसमें इसको देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए यही समझ लीजिएगा कि जो गुलाब और चमेली का जो पौधा होता है उसमें कायिक जनन जो है होता है तने के द्वारा। ठीक है। अगला अपना बिंदु है, तने के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। बिल्कुल है, 3 प्रकार के होते हैं तने मुख्यतः। बाकी अपना पहला है भूमिगत तना, जैसे आलू प्याज का तना, आलू प्याज का, हाँ। तो भूमिगत तना होता है जो भूमि के अंदर रहे। भूमिगत तना किस में है, मतलब जो भूमि के अंदर है वो भूमिगत तना। जैसे आलू और प्याज का, बिल्कुल आलू और प्याज तने के ही रूप हैं, भूमि के अंदर ही पाए जाते हैं। अगर इसको और विस्तार से देखें तो आलू तो एक स्तंभ कंद है और प्याज क्या है, सल्क कंद है। प्याज क्या है, सल्क कंद। लेकिन इतना डिटेल से अपने को नहीं देखना। भूमिगत तने के उदाहरण जो हैं वो आलू और प्याज हैं। वायवीय तने, वायवीय तने यानी जिसका जो तना बाहर रहता है पूरा, वो वायवीय तने होते हैं। जैसे अंगूर और नींबू, अंगूर और नींबू जो है उनके जो तने हैं वो वायवीय तने कहलाते हैं। जैसे झाड़ी भी होती है, बेर वगैरह, उनका जो तना होता है वो भी, बेर का तना वो भी क्या होता है, वायवीय तना होता है। अब बात कर लेते हैं अर्धवायवीय तने की। एक तीसरा जो प्रकार है तने का वो है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना जैसे दूब, जलकुंभी, घास आदि जो है वो अर्धवायवीय तने के अंदर आते हैं। तो ये थे दोस्तों अपने तने के महत्वपूर्ण बिंदु। अगला जो अपना टॉपिक है वो है पत्ती। पौधे का जो भाग होता है पत्ती, उसके बारे में इसमें देख लेते हैं अपन। तो वो है अपना पहला जो काम है पत्ती का महत्वपूर्ण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना पत्ती का मुख्य कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण काम पत्ती का यही है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है, तो ये दोस्तों जब अपन पादपों में पोषण पढ़ेंगे उस समय पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन बता देता हूँ कि पादपों की पत्तियाँ जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल युक्त कोशिका पाई जाती है। पादपों की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल युक्त कोशिका पाई जाती है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होती है और भोजन का संश्लेषण होता है जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोला जाता है। अगला जो अपना बिंदु है वो है पत्तियों में कई रंध्र पाए जाते हैं, उन्हीं से यह श्वसन व गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती है। पत्तियां जो होती हैं उनमें बिल्कुल बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई नहीं देते। उनके द्वारा ये गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं वायुमंडल से। तीसरा पॉइंट है जल की बूंदों का निर्माण। पत्तियों पर जो अपन जल की बूंदें देखते हैं, सुबह सुबह भी देखते हैं, जल की बूंदें जो पत्तियों के ऊपर होती हैं वो क्या कारण है, पत्तियों से होने वाली वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा होता है ऐसा। यानी कि जल की जो बूंदों का निर्माण होता है पत्तियों पर, वो क्यों होता है, क्योंकि पत्तियों से होने वाली जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है उसके द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, गैसों का आदान प्रदान, वायुमंडल से पत्तियों द्वारा गैसों का आदान प्रदान है, वही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये लिखा भी हुआ है। पौधों द्वारा आवश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि जड़ों के द्वारा जो पौधा पानी को ग्रहण करता है और उसमें जो आवश्यक जल होता है वो तो काम में ले लेता है, जो अनावश्यक जल है उसको वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहा जाता है। को पादपों का रसोई घर भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पॉइंट बना के दे दिया एक, कि पत्तियाँ जो होती हैं उनको पादपों का जो है रसोई घर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। इससे ज़्यादा जो है अगले वीडियो में देखेंगे अपन पुष्प और फल के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें पुष्प जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें परपरागण, स्वपरागण वगैरह सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जो है जनन का कार्य करते हैं पौधों में पुष्प। तो नर जननांग क्या है, इसमें मादा जननांग क्या है, उनको क्या क्या बोला जाता है, परपरागण कैसे होता है, स्वपरागण कैसे होता है, बिल्कुल डिटेल से आपको बताया जाएगा। फल वगैरह भी आपको
फल का टॉपिक भी उसमें पढ़ा दिया जाएगा। तो 500 पार्ट अगले वीडियो में अपने समाप्त हो जाएंगे। एक वीडियो इसका और बना दूंगा मैं।